नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। दिन के 12 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त के अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने के संबंध में हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से सम्मानित। पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान के लिए किया आभार व्यक्त। कहा, भारत के करोड़ों देशवासियों को समर्पित है सम्मान। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक भारी बारिश से हाल बेहाल। मुंबई पुणे रेल मार्ग प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में देर रात बादल फटने से भारी तबाही। किश्तवाड़ जम्मू हाईवे बंद। चीन में सुपर टाइफून बावी का खतरा। आंधी तूफान से अब तक 8 लोगों की मौत। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 आज। भारत की नजर सीरीज बराबर करने पर, वहीं बढ़त मजबूत करने के इरादे से उतरेगा इंग्लैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने को लेकर कई अहम समझौते हुए। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन और समुद्री सुरक्षा में भी दोनों देश आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे। इसके अलावा खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के बीच एक सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है, जो दोनों देशों के नागरिकों के हितों की सुरक्षा करेगा। दो 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो ट्रॉफीज ऑफ ड्यूरेंट कप को हरी झंडी दिखा रही हैं। ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट जो है 2026 का, आइए सीधा लिए चलते हैं। अवसर मिलेगा तो था स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ होगा। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी अपने देश के फुटबॉल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं जो उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना करते हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन सभी खेल प्रेमियों को उत्साहित करता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि
जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फुटबॉल के खेल में भारत को विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है। इसी के लिए तैयार अभी से करना है। ये आयोजन फुटबॉल की प्रतिभा को निखारने में सहायक बने, इसी भावना के साथ मैं सभी को मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे थे ये सीधा कार्यक्रम, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रहे थे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इंडोनेशिया यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी को बिंटांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर आभार व्यक्त किया उन्होंने और कहा कि ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर भारत इंडोनेशिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग का जिक्र करते हुए संबंधों की यात्रा लंबी रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा काफी मायने में अहम और खास है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा महत्वपूर्ण विषय है। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 3 देशों की विदेश यात्रा पर है और पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया में हैं और आज उनकी मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो से हुई है और उससे पहले भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये औपचारिक स्वागत इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की है, जहां भारत और इंडोनेशिया के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता अहम रही है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के झंडे और इंडोनेशिया के झंडे पकड़कर उनका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जकार्ता दौरे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के स्कूल के बच्चों ने भी स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मौजूदगी में बच्चों ने भारत और इंडोनेशिया का झंडा लेकर एक कतार में खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो काठ में बैठ के जब दोनों छोर पे इंडोनेशिया के स्कूली छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और बड़ी आत्मीयता के साथ सभी के साथ उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का शुभारंभ किया। दिल्ली के केंद्रीय रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण कर उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। और अब खबर पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद शुरू हुआ अंदरूनी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बीच प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के चंडीगढ़ पहुंचने पर चन्नी ने दूरी बना ली। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर पहुंचे। हालांकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा पार्टी में बगावत से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम चन्नी की मोरिंडा मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए शक्ति प्रदर्शन वाले वीडियो के साथ एक तस्वीर साझा की है। इसमें उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दिख रहे हैं। चन्नी ने इन तस्वीरों के साथ एकजुट होने का दावा किया है। दरअसल चन्नी प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं मिलने से नाराज है। माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस हाईकमान और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। चुनाव से पहले पंजाब में बढ़ती गुटबाजी को शांत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को 5 दिनों के लिए पंजाब भेजा है। वे चंडीगढ़ में दोनों गुटों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। मैं 5 दिन के दौरे में आया हूं। विभिन्न जो कमेटियां बनी हैं उनकी बैठक होगी, डीसीसी की बैठक होगी। अभी युवा कांग्रेस के नए चुनाव हुए हैं,
उनके साथ भी मीटिंग हुई, उनका स्वागत भी करेंगे। तो अब तो ये कमेटियों की मीटिंग के माध्यम से चुनाव की तैयारी में हम लोग लगेंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पंजाब में जो अंदरूनी कलह है वह हर रोज एक नया स्वरूप लेकर सामने आ रही है। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना कमजोर है कि हर जगह कांग्रेस टुकड़ों में है। कांग्रेस में जो अंदरूनी कलेश है पंजाब में, वो हर रोज एक नया स्वरूप लेकर बाहर आ रही है। अब हमने देखा कि एक तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राजा वर्डिंग नहीं है। मतलब कि पहले तिवारी वर्सेस पंजाब कांग्रेस, फिर चन्नी वर्सेस पंजाब कांग्रेस, फिर रंधावा वर्सेस पंजाब कांग्रेस, और अब तो सभी लोग एक साथ आकर राजा वर्डिंग को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस में दरअसल नेता, नीति, नेतृत्व, मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल डिवीजन है, कंफ्यूजन है। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना कमजोर है कि हर जगह कांग्रेस टुकड़ों में है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। जिले के बिवना थाना क्षेत्र इलाके में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट के साथ हुई मुठभेड़ में आसिफ उर्फ विक्की छैमार नामक अपराधी मारा गया। यूपी एसटीएफ के अनुसार ऑपरेशन के दौरान आसिफ ने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हो गया। आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक 32 बोर की पिस्तौल, 12 बोर का देसी हथियार, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। वह कई गंभीर मामलों में वांछित था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन कोर्ट से 3 आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। मामले के विवेचक और सीईओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग की है। कस्टडी रिमांड अर्जी पर आज एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पुलिस का कहना है कि अगर रिमांड मंजूर होती है तो तीनों आरोपियों से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा उन्हें उनके आवासों पर ले जाकर मामले से जुड़ी कथित नकदी, आभूषण और अन्य सबूतों की बरामदगी की भी कोशिश होगी। जांच एजेंसी का मानना है कि कस्टडी रिमांड से दान की रकम के कथित गबन, धन के इस्तेमाल और पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम तथ्यों का खुलासा हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने ट्रस्ट के नए प्रबंधों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी और स्पष्ट होगी। मेयर ने भरोसा जताया है कि ट्रस्ट की नई व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और श्री राम जन्मभूमि परिसर का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा। जो ट्रस्ट की नई व्यवस्थाएं आई हैं उसके लिए मेरी शुभकामना है और हमें पूरा विश्वास है कि सब कुछ दूध का पानी का पानी होगा और अयोध्या के प्रति जो आस्था है वो अडिग है और आगे भी अडिग रहे। जो भी है, मैं कह रहा हूँ, हम लोग आस्थावान लोग हैं, हम लोग अपने प्रभु पे विश्वास रखने वाले लोग हैं और सबके साथ जो भी जिसने भी गलत किया होगा उसके साथ बहुत सी चीज़ें अथॉरिटीज़ बोल रही हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग क्लियर कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भ्रम का वातावरण है वो साफ हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव चर्चा में है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के फैसले ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक चेहरा बेनकाब हो चुका है। बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और हम नितिन नवीन जी को बांकीपुर की जनता ने एमएलए बनाया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम लोग बांकीपुर की जनता फिर से नितिन नवीन का सम्मान करेगा। क्या लेना, प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ चुके हैं, कौन उनका देखा हुआ, उनका चेहरा तो बेनकाब हो गया। हर जगह कहीं जमानत भी नहीं बचा पाए।
अब खबर मानसून से जुड़ी हुई है। मुंबई में बादल जमकर बरस रहे हैं। महज 24 घंटे में रिकॉर्ड 600 मिलीमीटर बारिश के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर कर्जत लोनावला घाट खंड में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। अधिकारियों के मुताबिक पुणे जिले में पिछले 2 दिन में 22 जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि घाट सेक्शन में 200 मजदूरों की मदद से बहाली का कार्य किया जा रहा है और काम में तेजी लाने के लिए अन्य 200 श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। मध्य रेलवे के अनुसार सोमवार देर शाम तक पलसदरी और लोनावला के बीच 4 उपनगरीय सेवाओं सहित 27 ट्रेन रद्द कर दी गई है। 57 के मार्ग बदल दिए गए हैं। 19 को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है। 15 को परिवर्तित स्टेशनों से चलाया गया और 4 के समय में बदलाव किया गया। वहीं रायगढ़ जिले में कर्जत और खोपोली के बीच ट्रेन सेवाएं लगभग 12 घंटे तक निलंबित रहने के बाद सोमवार शाम को आंशिक रूप से बहाल हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी क्षेत्र में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। मलबे ने कई घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। तेज बहाव के साथ बड़े बड़े बोल्डर भी नीचे आ गए, जिसके चलते किश्तवाड़ जम्मू हाईवे बुरी तरह से बंद हो गया है। ठाठरी क्षेत्र में बादल फटने की यह दूसरी घटना है, लेकिन इस बार नुकसान पहले की तुलना में कहीं अधिक बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन हालांकि कई घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें देर रात मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि लगातार गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों और भारी मलबे के कारण राहत कार्य और सड़क बहाली में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब खबर गुजरात से है। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे आम लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बादलों की लुकाछिपी जारी है। मानसून की सक्रियता अभी भी कमजोर बनी हुई है। कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की जा रही है, जबकि लोगों को अब भी झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के आसार व्यक्त किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शाम और रात के समय हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इस साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। तीनों रथों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चित्रकार सेवक सुपूर्ण सिंह ने बताया कि बारिश के कारण तैयारियों में देरी हो रही है। सभी कलाकार जोर शोर से रथ निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, इनके हाथ तेजी से चल रहे हैं। इन कलाकारों ने भरोसा जताया कि 16 जुलाई तक रथ निर्माण का कार्य समाप्त हो जाएगा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने श्री जगन्नाथ रथ मेला की तैयारियों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जगन्नाथ, मेरा नाम सुपूर्ण सिंह है। मैं एक चित्रकार सेवक हूँ। जय जगन्नाथ, मेरा नाम सुपूर्ण सिंह है। मैं एक और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में आए 2 तेज बवंडर ने भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। साथ ही टाइफून बावी का भी खतरा बना हुआ है। बवंडर के दौरान हवाओं की रफ्तार करीब 149 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। तेज हवाओं ने कई कारों को पलट दिया और इमारतों की छतें उखाड़ दी। कई इलाकों में मलबा और टूटे हुए लोहे के टुकड़े बिखर गए हैं। हुआंगशी, हुआंगांग, एझोव और शियाननिंग शहरों में सोमवार शाम कई घंटे तक तूफानी हवाएं चली। इस बीच चीन के सामने एक और बड़ा खतरा सुपर टाइफून बावी का है। यह तूफान प्रशांत महासागर से चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है और सप्ताह के अंत तक इसके टकराने की आशंका है। इसके अलावा कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में भूस्खलन के बाद 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रभावित लोगों को बचाने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम सीरीज में वापसी की उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे T20 में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की। अब तीसरा T20 दोनों टीमों के लिए बेहद अहम हो गया है। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई। चार्ल्स डे केटेलारे के शानदार 2 गोलों की बदौलत बेल्जियम ने फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में सह मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और 9वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली। इंजरी टाइम के तीसरे मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी रोमेलो लुकाकू ने तंग कोण से शानदार गोल दागकर बेल्जियम की 4-1 की जीत पर मुहर लगा दी। इस हार के साथ अमेरिका टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। वहीं बेल्जियम ने दमदार प्रदर्शन के साथ विश्व कप के अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। रोमांचक जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्पेन इस विश्व कप में अब अपनी अभेद्य रक्षा पंक्ति के लिए सुर्खियों में है। लगातार 6 मैचों में क्लीन शीट, 609 मिनट का गोल पोस्ट सुरक्षित और बिना गोल खाए क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्पेन ने विश्व कप इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। आपको छोड़े जा रहे हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिना गोल खाए क्वार्टर फाइनल का सफर, बेहतरीन अटैक, मिडफील्ड में सितारों की भरमार और अब रक्षा पंक्ति भी बन चुकी है स्पेन की सबसे बड़ी ताकत। इसी संतुलन के दम पर स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 18 साल के लामिन जमाल पूरी तरह से फिट होकर लौट चुके हैं, जबकि मिकेल ओयारज़ाबल शानदार फॉर्म में है। ओयारज़ाबल ने स्पेन के लिए अपने पिछले 17 मुकाबलों की 17 शुरुआती एकादश में 17 गोल दाग चुके हैं। मिडफील्ड में पेड्री खेल की गति तय कर रहे हैं। वहीं 2024 बैलन ड'ओर विजेता रॉड्री टीम की धुरी बने हुए हैं। 6 मैच 6 क्लीन शीट। इस विश्व कप में स्पेन की सबसे बड़ी पहचान उसकी मजबूत रक्षा पंक्ति रही है। लुइस डेला फियोंटे की टीम अब तक टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाई है और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र ऐसी टीम है जिसका गोल पोस्ट अब भी अभेद बना हुआ है। स्पेन ने लगातार 6 विश्व कप मैचों में क्लीन शीट रखकर नया इतिहास रच दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड इटली और स्विट्जरलैंड के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था। स्पेन अब विश्व कप में 10 घंटे 9 मिनट से बिना गोल खाए खेल रही है। स्पेन ने यह लगातार उपलब्धि गोलकीपर उनाय सिमोन की बदौलत हासिल की है। उन्होंने विश्व कप में लगातार 600 मिनट तक गोल न खाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इटली के वॉल्टर जेंगा और स्पेन के दिग्गज इकर कैसियास के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। रक्षा पंक्ति में आयमेरिक लपाटे और युवा डिफेंडर पाओ क्यूबार्सी की जोड़ी बेहतरीन तालमेल के साथ खेल रही है। वहीं पेड्रो पोरो और मार्क कुकरेला फुल बैक की भूमिका में टीम को मजबूती दे रहे हैं। रॉड्री भी अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिखाई दे रहे हैं और टीम के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। 2010 में विश्व कप जीतने के बाद स्पेन का सफर आसान नहीं रहा। 2012 में यूरो खिताब बचाने के बाद टीम को लगातार 2 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर होना पड़ा, जबकि 2022 में अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मौजूदा यूरोपीय चैंपियन के रूप में उतरी स्पेनिश टीम फिर से विश्व फुटबॉल के शिखर पर लौटने की मजबूत दावेदार नजर आ रही है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये टीम किसी भी प्रतिद्वंदी को चुनौती देने में सक्षम है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।